नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अदर एंशियंट डायनेस्टीज ऑफ एमपी। तो अभी तक हमने यहाँ पर ब्राह्मणिकल एरा देखा, मौर्यन पीरियड देखा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ अदर डायनेस्टीज भी हुआ करती थी। सो एमपी की मैप की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, मेनली ग्वालियर वाला रीजन। ग्वालियर वाले रीजन में जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था नाग डायनेस्टी। बट नॉट ओनली ग्वालियर, इसके कई सारे एविडेंसेस आपको विदिशा में भी देखने को मिलेंगे। सो नाग डायनेस्टी का मेन एरिया कहाँ पर आने वाला है? ग्वालियर और विदिशा में। क्या इंपॉर्टेंट था? तो इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था जिसका नाम था वृषनाग। ये नाग डायनेस्टी को बिलोंग करता था। अदर देन दिस यहाँ पर भीमनाथ नाम का एक रूलर और होता था जिसके कॉइन्स आपको एमपी में विदिशा वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि नाग डायनेस्टी के कॉइन्स कहाँ से मिले हैं। सो आपको याद रखना है कि भीमनाथ नाम का जो रूलर है इसके कॉइन्स कहाँ से मिले? विदिशा से मिले। मेनली कौन से एरिया में ये डायनेस्टी रूल करती है? तो ये रूल करती है ग्वालियर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपको ये वाले एरिया में जो कि पन्ना छतरपुर वाला एरिया है यहाँ पर डायनेस्टी देखने को मिलेगी जिसका नाम है परिव्राजक डायनेस्टी। ये है परिव्राजक डायनेस्टी और परिव्राजक डायनेस्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पन्ना में। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था उसका नाम था देवादय और प्रभंजन एटसेट्रा। इस डायनेस्टी के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके आपको सिर्फ एरिया याद रखने हैं। परिव्राजक डायनेस्टी कहाँ मिलेगी? पन्ना में। नाग डायनेस्टी कहाँ मिलेगी? ग्वालियर में। अब परिव्राजक के पड़ोसी हुआ करते थे उच्चकल्प। अब ये उच्चकल्प डायनेस्टी जो है आपको मेनली सतना वाले रीजन में देखने को मिलेगी और उचहरा नाम का रीजन भी इसको बोला जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे लाइक व्याघ्रदेव वगैरह। तो ये डायनेस्टी जो है इस एरिया को बिलोंग करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो एमपी में कुछ अदर वंश भी हुआ करते थे जिसमें आपको मेघ डायनेस्टी देखने को मिलेगी। मेघ डायनेस्टी जो है वो आपको बघेलखंड वाले एरिया में देखने को मिलेगी। इन लोगों की जो कैपिटल है वो बांधवगढ़ हुआ करती थी। तो मेघ डायनेस्टी कहाँ पर है? बघेलखंड में। डायनेस्टी की जो यहाँ पर कैपिटल है वो क्या है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ आता है? उमरिया में आता है। ठीक है, अब इनके भी कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले होंगे। तो यस, बांधवगढ़ वाले रीजन में इन लोगों के कॉइन्स एज वेल एज इन लोगों के इंस्क्रिप्शन भी यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। मेघ डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था उसका नाम था भीमसेन। नेक्स्ट है मेकाल वंश या मेकाल डायनेस्टी। मेकाल डायनेस्टी मतलब हम यहाँ पर मेकाल रेंज की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डायनेस्टी देखने को मिलेगी मेकाल डायनेस्टी। उसे पांडव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको शहडोल अनूपपुर वाले एरिया में देखने को मिलेगी। उसके नीचे आ जाता है शेल डायनेस्टी जो कि बालाघाट मंडला वाला रीजन है। इसका इंपॉर्टेंट रूलर था श्रीवर्धन। तो एक बार टॉप से देखो, ग्वालियर में कौन है? नाग। नाग के नीचे कौन है? परिव्राजक। फिर बगल में कौन है उसके? उच्चकल्प। फिर इधर कौन है? मेघ डायनेस्टी, देन मेकाल, देन शेल। नाग डायनेस्टी का एरिया बोलो? ग्वालियर। बट उसके एविडेंसेस और कहाँ मिले? विदिशा में। परिव्राजक का एरिया बोलो? पन्ना। फिर उच्चकल्प का बोलो? उचहरा, सतना। फिर उसके बाद मेघ का बोलो? बघेलखंड। देन मेकाल का बोलो? अनूपपुर, शहडोल, मेकाल रेंज। देन शेल का बोलो? बालाघाट मंडला वाला रीजन। तो ये कुछ अदर डायनेस्टीज एमपी के अंदर एसोसिएटेड हुआ करती थी। इसके अलावा देखेंगे हम कि यहाँ आ जाते हैं तो सेंटर में आपको जो है यहाँ पर वाकाटक डायनेस्टी देखने को मिलेगी। कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलेगी? वाकाटक डायनेस्टी। वाकाटक डायनेस्टी जो है इसका एरिया आपको मेनली विदिशा और बुंदेलखंड वाला एरिया देखने को मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था विंध्य शक्ति। क्वेश्चन देखने को भी मिला है कि विंध्य शक्ति जो है वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था। तो वो कौन सी डायनेस्टी थी? वाकाटक डायनेस्टी। एरिया कौन सा है वो? विदिशा और बुंदेलखंड। नेक्स्ट हम देखेंगे उज्जैन वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कादरमक वंश या कादरमक डायनेस्टी। तो उज्जैन में कौन आ जाएंगे? कादरमक डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को जिसने स्टैब्लिश किया था उसका नाम था यशोमती। इस डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था चेष्टन। तो कादरमक कहाँ पर आ जाएंगे? उज्जैन में। नेक्स्ट औलीकर कहाँ पर आ जाएगा आपका? मंदसौर में। तो मंदसौर वाले रीजन में आपको औलीकर डायनेस्टी देखने को मिलेगी। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वाज दशपुर और इसके इंपॉर्टेंट रूलर का नाम था जय वर्मन। ये थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल है बट आपको याद रखनी कौन से एरिया में कौन सी है। चलो, औलीकर कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? मंदसौर में। उच्चकल्प कहाँ देखने को मिलेंगे? उचेहरा, सतना। मेघ कहाँ देखने को मिलेंगे? बघेलखंड में। फिर उसके बाद मेकाल कहाँ देखने को मिलेगा? अनूपपुर, शहडोल। वेरी गुड। शेल डायनेस्टी कहाँ मिलेगी? नीचे बालाघाट मंडला में। वाकाटक कहाँ मिलेगी आपको? विदिशा वाले एरिया में। ये हो गया। उज्जैन में कौन सी मिलेगी?
कादारमाक वंश। तो ये कुछ अदर डायनेस्टीज हैं एमपी की जिनको आपको मेन लोकेशन याद रखनी है, रूलर्स एक दो याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम आगे कि नेक्स्ट पीरियड कौन सा आएगा यहाँ पर, गुप्त पीरियड। कल हमने मौर्यन से रिलेटेड स्तूपास देखे थे, इंस्क्रिप्शन देखे थे, आज शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर गुप्त डायनेस्टी से। जैसे आपने गुप्त डायनेस्टी का इतिहास पढ़ा है, बस उसी को एमपी से कनेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फाउंडर की बात करें तो गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, श्री गुप्त। हम यही मानते हैं श्री गुप्त, बट कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें बताया गया है कि गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर हुआ करता था घटोत्कच। कौन हुआ करता था, घटोत्कच। हमने क्या बोला, गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, श्री गुप्त। बट कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें सूपिया इंस्क्रिप्शन मिला है रीवा में। कहाँ मिला है, रीवा में। कौन सा इंस्क्रिप्शन मिला है, सूपिया इंस्क्रिप्शन रीवा में मिला है, और इसमें बताया गया है कि गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ करता था, घटोत्कच हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट रूलर में आपको देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त। कौन देखने को मिलेगा, समुद्रगुप्त, जिसे और क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। किसने बोला है इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया, यस, विंसेंट स्मिथ ने बोला है। W.A. स्मिथ भी उसको बोला जाता है। तो इसने जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला है, समुद्रगुप्त को बोला है। अब इसका क्या कनेक्शन है, तो समुद्रगुप्त के समय में एरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। एरन मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, सागर की। बहुत बढ़िया। और इसी के टाइम पीरियड में एरन को यहाँ पर स्वभोग नगर के नाम से बुलाया जाता था। तो एरन को स्वभोग नगर किसके टाइम पीरियड में बुलाया गया है, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में बुलाया गया। समुद्रगुप्त के सिक्के आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो अवंती, एरन और अनूप। अवंती मतलब उज्जैन, एरन मतलब अनूप मतलब निमाड़। वेरी गुड। तो ये इतिहास हुआ यहाँ पर किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी है, बताओ क्या नाम है उसका, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त सेकंड। इसी को बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य इसने टाइटल लिया था, क्यों लिया था, तो मीनवाइल आपको देखने को मिलेगा कि बीच में इंडिया में कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए थे, जिसमें कई सारे लोग जो है इंडिया में आए थे, और उसके चलते एक ग्रुप इंडिया में आया था जिन्हें हमने कहा था सीथियंस, और इन्हें ही हिंदी में शक रूलर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सीथियन। जैसे पार्थियंस आए थे उन्हें पहलव बोलते हैं, वैसे सीथियंस आए थे, इन्हें इंग्लिश और हिंदी में शक रूलर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जब ये फॉरेन इन्वेजन हुआ तो सीथियंस इंडिया में आए, और इनकी एक ब्रांच जो है वो उज्जैन में थी। कहाँ पर थी, उज्जैन में थी। ये जो सीथियंस है ये अलग अलग ब्रांचेज में इंडिया में आए थे, फिर कभी ना कभी किसी ना किसी ने इन्हें हरा दिया। बट सीथियंस की एकमात्र ब्रांच जो आखिरी तक चली थी, कौन सी ब्रांच थी, उज्जैन ब्रांच। बात समझ में आ रही है, उज्जैन ब्रांच थी यहाँ पर शक रूलरों की जो सबसे लास्ट तक चली थी। इसको वेस्टर्न ब्रांच के नाम से भी बुलाया जाता है, और इस ब्रांच को अगर किसी ने खत्म करने का, डिफीट करने का काम किया था तो उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, और इसी को हराने के उपलक्ष्य में उसने टाइटल लिया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जिसे हराया था उसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। ये सीथियन ब्रांच का आखिरी रूलर हुआ करता था जो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गुप्त एम्पायर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट रूलर है जिसका नाम क्या है, कुमार गुप्त। अब कुमार गुप्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, जिसमें पहले इंस्क्रिप्शन का नाम है मंदसौर इंस्क्रिप्शन। इस मंदसौर इंस्क्रिप्शन के अंदर जानकारी वगैरह दी गई है, जिसके अंदर मंदसौर को एक टाइटल भी दिया गया है। क्या बोला गया है उसको, तिलक ऑफ अर्थ, या पृथ्वी का तिलक भी उसको बोला गया है। तो कुमार गुप्त से रिलेटेड जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि गुजरात से एक पर्टिकुलर ग्रुप आया था, गिल्ड आया था, जिन्होंने ट्रेडिंग वगैरह करी थी, उन्हें क्या बोलते थे, तंतु वाया। बहुत बढ़िया। और उसी ग्रुप ने क्या बनवाया था मंदसौर में, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर बनवाया। तो यहाँ से हमको किसकी जानकारी मिली, कुमार गुप्त की। इसके अलावा कुमार गुप्त से रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन और है जिसका नाम क्या है, तुमेन इंस्क्रिप्शन। कहाँ आता है ये, अशोकनगर में आता है तुमेन इंस्क्रिप्शन। इसके अंदर भी यहाँ पर कुमार गुप्त की इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है कि कुमार गुप्त के बाद जो पूरी बागडोर है वो स्कंद गुप्त के हाथ में दे दी गई थी। तो एमपी में गुप्त पीरियड से रिलेटेड आपने 3 इंस्क्रिप्शन पढ़े। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, सूपिया इंस्क्रिप्शन।
कहाँ आता है? सूपिया, रीवा। उसमें किसकी इंफॉर्मेशन दी है? घटोत्कच की। ये आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा कि गुप्त डायनेस्टी की जीनियोलॉजी बताई गई है, उनकी वंशावली बताई गई है। कौन से इंस्क्रिप्शन में? सूपिया इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पर है? रीवा में। फिर हमने देखा कुमार गुप्त से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। पहला कौन सा है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन, जिसमें ट्रेडिंग के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। पहली बार यहाँ पर ट्रेड का एडवर्टीजमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट कौन सा है? तुमेन इंस्क्रिप्शन। इसमें बताया गया कि कुमार गुप्त के बाद जो है स्कंद गुप्त के हाथ में यहाँ पर कमांड चली गई। अब और क्या है यहाँ पर? तो गुप्तों में एक राजा और होता था जिसका नाम क्या था? भानुगुप्त। भानुगुप्त का क्या रिलेवेंस है? वेरी गुड, एरन इंस्क्रिप्शन। भानुगुप्त की अगर हम बात करें तो इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था, कोई बताएगा नाम? गोपराज। ये सब पढ़ चुके हो आप लोग पहले, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो जो ब्लैंक फेसेस। क्या नाम था? गोपराज। इस गोपराज का कहां पर, बताओ कहां फिनिश हुआ था? ये किससे लड़ाई हुई थी? गुप्त क्यों फिनिश हुए? तो गुप्तों के पतन का कारण क्या है? हुन्स अटैक। बिल्कुल, आप बोल सकते हो यहाँ पर हुन्स के अटैक हो रहे थे और इसी वजह से गुप्त एम्पायर जो है वो फिनिश हो गया था। तो हमने देखा कि भानुगुप्त का एक मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था? गोपराज। और हुणों के अटैक हो रहे थे मिहिरकुल वगैरह के, और उसी में गोपराज की डेथ हो गई थी। एंड डेथ होने के बाद इसकी ही पत्नी थी जो पहली बार क्या हुई थी? सती हुई थी। और उस सती के एविडेंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एरन सागर में। तो हमने देखा कि भाई एमपी में गुप्त पीरियड का क्या क्या रिलेवेंस है। तो फटाफट बोलो, फाउंडर कौन है इसका? श्री गुप्त। बट हमने देखा कि इसका फाउंडर और किसको बताया गया है? घटोत्कच। और हमें कैसे पता चला? सूपिया इंस्क्रिप्शन, जो कहां पर है? रीवा में। फिर हमने देखा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है मोस्ट फेमस, क्या नाम है उसका? प्रयाग प्रशस्ति। कहां पर है? इलाहाबाद में। बट समुद्रगुप्त के सिक्के आपको एमपी से देखने को मिलेंगे। कहां से बोलो? अवंती, एरन और विदिशा से आपको देखने को मिलेंगे। एरन उसके समय की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। उसी समय में एरन को क्या बोलते थे? स्वभोग नगरी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा चंद्रगुप्त सेकंड। इसको क्या टाइटल मिला है? विक्रमादित्य। क्यों मिला इसको टाइटल? सीथियंस की लास्ट वेस्टर्न ब्रांच जो कि उज्जैन में थी, उसके राजा रुद्र सिंह थर्ड को इसने फिनिश किया था और टाइटल लिया था क्या? चंद्रगुप्त सेकंड, या सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर रूलर देखा कुमारगुप्त। उससे रिलेटेड क्या एमपी में? मंदसौर इंस्क्रिप्शन और तुमेन इंस्क्रिप्शन। क्या है मंदसौर इंस्क्रिप्शन में? बिल्कुल, ट्रेड की इंफॉर्मेशन दी है कुमारगुप्त के टाइम पीरियड की, गिल्ड वगैरह की। तुमेन में क्या है? जीनियोलॉजी ऑफ गुप्त दिया हुआ है। लास्ट हमने गुप्त पीरियड में देखा किसको? भानुगुप्त को। भानुगुप्त का मिनिस्टर क्या नाम है? गोपराज। उसकी वाइफ यहाँ पर सती हुई थी और उसके एविडेंस कहाँ है? सागर में, एरन में। तो गुप्त पीरियड हमारा जो है यहाँ पर इस तरीके से अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्त पीरियड से। आधे से ज्यादा आपने पढ़ लिए हैं, तो इसको फिनिश करते कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कहां पर? मंदसौर में इंस्क्रिप्शन। मंदसौर में एक मंदिर है, उसके घाट पर जो है ये इंस्क्रिप्शन बना हुआ है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि गुजरात से एक व्यापारियों का ग्रुप आया था और उसने यहाँ पर क्या बनवाया था? सूर्य मंदिर, सन टेम्पल बनवाया। उसके अलावा सिल्क वीवर्स की जानकारी इसमें दी हुई है कि सिल्क बुनने वाले जो हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें है। तो ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन गुप्तों के कौन से राजा की इंफॉर्मेशन देता है? कुमारगुप्त। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? सांची इंस्क्रिप्शन। सांची इंस्क्रिप्शन के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि सांची जैसे कि एक बुद्धिस्ट प्लेस है, तो एक बुद्धिस्ट भिक्षु हुआ करता था, एक बुद्धिस्ट फॉलोवर्स बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसका नाम था सन्निध। क्या नाम था? सन्निध। और इसकी वाइफ हुआ करती थी जिसका नाम था हरस्वामिनी। इस हरस्वामिनी ने यहाँ पर जो है सांची के इंस्क्रिप्शन के लिए डोनेशन दिया था आर्य संघ को। तो ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है? डोनेशन से रिलेटेड है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर इंस्क्रिप्शन देखें तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तुमेन। लोकेशन बताओ? अशोकनगर। क्या दिया है इसके अंदर? तो इसमें जीनियोलॉजी दी है। अदर देन दिस, इसमें बताया गया है कि जो राजा होता है वो एक शरतकालीन सूर्य के भांति होता है, ऑटम में दिखने वाले सन के समान होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें राजा की तुलना शरतकालीन सूर्य से की गई है या ऑटम सन से उसको कंपेयर किया गया है। तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तुमेन इंस्क्रिप्शन। अदर देन इसमें कुमारगुप्त फर्स्ट की इंफॉर्मेशन है, ये हम देख चुके। नेक्स्ट आपने देखा गुप्त पीरियड से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? सूपिया इंस्क्रिप्शन। लोकेशन बोलो? रीवा। क्या दिया है इसमें? जीनियोलॉजी, पूरी वंशावली दी है कि गुप्त का जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है?
घटोत्कच से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट कौन सा है? एरंड इंस्क्रिप्शन। एरंड में जानकारी दी है कि गुप्तों के टाइम पीरियड में यहाँ पर हुन्स जो है वो बार बार अटैक करते थे, एक बार्बरिक ट्राइब थी। बोला जाता है यूरेशिया में वोल्गा नदी पर ये लोग रहते थे एंड ये लोग यहाँ पर बार बार अटैक कर रहे थे। और उसी से नेक्स्ट टॉपिक आपका कनेक्ट होगा यहाँ पर सती प्रथा वाला। तो गुप्तों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हुए एक बार रीड करो फटाफट। मंदसौर हो गया, सांची, तुमेन, सूपिया एंड एरंड, ये हुए गुप्तों से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन। अब मेनली टेम्पल आर्किटेक्चर का जो काम स्टार्ट हुआ है वो गुप्त पीरियड में ही स्टार्ट हुआ है। तो कौन कौन से मंदिर हैं एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम गुप्त मंदिरों की बात करें तो पहला मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा नचना कुठार का मंदिर। कौन सा मंदिर बोला मैंने? नचना कुठार का मंदिर। अब इनसे आपको क्वेश्चन आते हैं ये मंदिर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें नचना कुठार का मंदिर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मंदिर आखिर किसका है? तो ये पार्वती देवी का मंदिर है। नेक्स्ट आपको ये देखने को मिलेगा पन्ना में गुन्नौरगंज नाम की जगह है, वहां पर किसका मंदिर है? ये पार्वती देवी का मंदिर है। किसके टाइम पीरियड में बना है? गुप्त के टाइम पीरियड में बना है। पार्वती देवी का मंदिर है और साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है? चौमुख शिवालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो नचना कुठार का मंदिर कहाँ पर आता है? पन्ना में आता है। किसके टाइम में बना है? गुप्तों के टाइम पीरियड में बना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल हम यहाँ पर देखेंगे विष्णु मंदिर, और ये विष्णु मंदिर कहाँ पर है? एरंड में, एंड वी नो एरंड इज इन सागर। अब यहाँ पर क्या है? तो इस मंदिर की वॉल पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें बताया है कि हुनों के टाइम पीरियड में अटैक हुआ और कौन रूलर था? रूलर तोरमंड। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन से मंदिर में दी है? विष्णु मंदिर, जो कहाँ पर है? एरंड में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शिव टेम्पल भूमरा। तो इसे भूमरा का मंदिर बोला जाता है। भूमरा का मंदिर कहाँ पर आता है? तो ये आएगा सतना में। किसका मंदिर है ये? शिव जी का मंदिर है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर आपको एक मुखी शिवलिंग जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कटनी से मोस्ट फेमस मंदिर जिसका नाम है तिगवा का मंदिर। कौन सा मंदिर? तिगवा का मंदिर। कहाँ पर आता है? कटनी में आता है। ये भी विष्णु जी का एक मंदिर है। इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी 1873 में। तो गुप्त पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ रहे हैं। नचना कुठार मंदिर कहाँ पर आता है? पन्ना में आता है। किसका मंदिर है? पार्वती जी का। भूमरा का मंदिर कहाँ पर आता है? सतना में आता है। किसका मंदिर है? तिगवा मंदिर कहाँ पर है? कटनी में है। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उदयगिरी, ये हम पढ़ चुके। कहाँ पर आता है? विदिशा में। सो उदयगिरी की जो केव्स हैं, माना जाता है यहाँ पर टोटल 20 केव्स हैं एंड इसमें जो केव नंबर 1 है वो रामगुप्त के टाइम पीरियड में बनी थी और केव नंबर 20 जो है वो कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में बनी थी। सो गुप्तों से रिलेटेड जो है एमपी में आपको ये भी आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? बाघ की गुफाएं। लोकेशन बताओ। धार। बाघ की गुफाएं कहाँ पर आती है? धार में आती है। तो 1818 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। किसके द्वारा? डोंगरफील्ड के द्वारा। सो एमपी में आपको गुप्त पीरियड से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कंप्लीट हुए एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा प्लेसेस रिलेटेड टू गुप्तास। गुप्त पीरियड खत्म। ठीक है, गुप्त हमने देखा। कुमार गुप्त के बाद जो है गुप्त पीरियड का पतन होने लगा। अब क्या होगा? तो लेटर गुप्त पीरियड आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि उन्हीं के जो बचे कुछ लोग रहेंगे वो यहाँ पर इकट्ठे होकर नए नए बनकर आएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको फर्स्ट वंश देखने को मिलेगा, फर्स्ट डायनेस्टी, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्धन डायनेस्टी। ये उन्हीं के फ्यूडल्स हुआ करते थे, उन्हीं के सामंत हुआ करते थे जिन्हें हम जमीन दान में दिए जाते हैं और एक समय बाद वो हमसे भी अमीर बन जाएंगे। तो पहला वंश कौन सा होगा यहाँ पर? वर्धन वंश। गुप्त वंश टुकड़ों में टूटा और टुकड़ों में टूटने के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप कंसंट्रेटेड हो गए, जिसके चलते थानेश्वर हरियाणा वाले एरिया में पहला वंश आया जिसे क्या बोला गया? वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है ये आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम बोला मैंने एरिया का? थानेश्वर। कहाँ पर आएगा? थानेश्वर, हरियाणा में आएगा। इस वंश की नींव जिसने रखी थी उसका नाम था पुष्यभूति वर्धन। क्या नाम था? पुष्यभूति वर्धन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। इस पुष्यभूति वर्धन के 2 बेटे हुआ करते थे, एक बेटी हुआ करती थी। याद आया? बेटे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और एक बेटा और था, उसका नाम क्या था? राजवर्धन। और एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? राजश्री। पढ़ा है ना हिस्ट्री में? मना नहीं कर सकती, पढ़ा है। ठीक है, सो वर्धन वंश जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राजवर्धन बड़ा बेटा रहता है, हर्षवर्धन छोटा बेटा रहता है। एंड जो बेटी रहती है जिसका नाम क्या है? राजश्री। ये लोग कहाँ पर बैठे हैं?
थानेश्वर हरियाणा में बैठे। और वो जो राजश्री है उसकी शादी होती है कन्नौज के राजा जयवर्मन से। तो इस तरीके से इनका एरिया जो है यहाँ पर एक्सपांड होता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, हर्षवर्धन के जीजाजी की डेथ हो जाती है, क्या नाम है उसका? जयवर्मन, अभी बोला मैंने, जयवर्मन। जयवर्मन को मार दिया जाता है किसी कॉन्स्पिरेसी के चलते। अब उसकी बहन हो गई अकेली। तो ये क्या करता है, थानेश्वर वाला एरिया एज वेल एज कन्नौज वाला एरिया सबको मर्ज कर ये नॉर्थ इंडिया के सेंटर में आके बैठ जाता है। अभी धीरे 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 बहुत ही स्ट्रांग होने लगता है। अभी धीरे धीरे जब यहाँ पर स्ट्रांग होने लगता है तो ये इसी के चलते जो है नीचे की तरफ एक्सपीडिशन करना चाहता है साउथ में। बट साउथ में कोई बैठा है, वो कौन बैठा है? तो यहाँ पर चालुक्यों की तरफ से एक रूलर बैठा हुआ है जिसका नाम है पुलकेशिन II। क्या नाम है? पुलकेशिन II। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा पुलकेशिन II के साथ उसकी फाइट होती है। और ये कौन सी डायनेस्टी का रूलर है? चालुक्य डायनेस्टी का रूलर है। चालुक्य डायनेस्टी कहाँ पर बैठी है? आंध्र प्रदेश में। फिर से सुनना बात को, हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के सेंटर में कंसंट्रेट होकर बैठा। अब वो नीचे की ओर बढ़ना चाह रहा है। नॉर्थ और साउथ के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। उसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो वो आना चाह रहा था, बट नीचे साउथ में एक डायनेस्टी है जिसका नाम क्या है? चालुक्य डायनेस्टी। और इसका रूलर है जिसका नाम क्या है? पुलकेशिन II। तो अभी देखो, नीचे से आपको पुलकेशिन II आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और ऊपर से कौन दिखेगा? हर्षवर्धन। और ये दोनों मिलकर कौन सी नदी के किनारे पे पहुंचेंगे? नर्मदा नदी, जिसका एंशिएंट नेम क्या है? रेवा नदी। और इसी वजह से इसे बैटल ऑफ रेवा भी बोला जाता है, रेवा नदी का युद्ध भी बोला जाता है। तो हर्षवर्धन को जो है यहाँ पर ये नदी क्रॉस करने नहीं दी गई थी और पुलकेशिन II ने यहाँ पर किसको डिफीट कर दिया था? हर्षवर्धन को। तो रेवा के युद्ध में या बैटल ऑफ रेवा में किसकी हार हुई है? हर्षवर्धन की हार हुई है। एंड जो यहाँ पर सदर्न MP वाले एरिया है दैट वर कैप्चर्ड बाय पुलकेशिन II। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो हम लेटर गुप्त पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने कौन सी डायनेस्टी देखी? वर्धन डायनेस्टी देखी। फाउंडर कौन था इसका? पुष्यभूति वर्धन। इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की लड़ाई नीचे साउथ के चालुक्य के पुलकेशिन II से हुई और उस बैटल को क्या नाम दिया गया? बैटल ऑफ रेवा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बैटल आपके नर्मदा नदी में MP पे हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक फेमस कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। ये एंशिएंट पोएट में इनका नाम आएगा। बाणभट्ट की अगर हम बात करें तो ये नेचर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे, प्रकृति की बहुत ही अच्छी तारीफ करते थे। इसी वजह से इन्हें साहित्य जगत के वनांचल का केसरी भी बोला गया है। क्या बोला मैंने? साहित्य जगत के वनांचल का केसरी भी बोला गया है, क्योंकि वो नेचर की ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से यहाँ डिपिक्ट करते थे। उसके अलावा इनके कुछ कंपोजिशन है। किसके कवि है, किसके कोर्ट में? हर्षवर्धन। तो उसी की बायोग्राफी लिखेंगे। तो इन्होंने लिखा है हर्षचरित। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज लिखी है कादम्बरी। तो ये इनके द्वारा दिए गए कंपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, MP में क्या इंपॉर्टेंट है? तो अगर बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट के नाम पर MP में शहडोल में आपको एक रिवर वैली प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? बाणभट्ट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? ये शहडोल में है, ये आपको याद रखना है। इसका इनॉग्रेशन जो है उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। सो ये MP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई। कौन सी डायनेस्टी की? वर्धन डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गई, उसका नाम क्या है? चालुक्य डायनेस्टी। अभी हमने देखा उसने किसको हराया? हर्षवर्धन को। जिसको हराते हैं उससे उसका एरिया छीन लेते हैं। तो कहाँ तक हर्षवर्धन आ गया था? MP के सदर्न पॉइंट तक। तो इसने क्या करा? सदर्न MP वाला पोर्शन जो है उसे कैप्चर कर लिया। ठीक है भाई, ये हुआ। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर हुआ करता था उसका नाम था जय सिंह। तो जय सिंह आपको याद रखना है। चालुक्य जो है ये अलग अलग ब्रांचेस में बटे हुए थे, जिसके चलते आप वेंगी देखोगे, वातापी देखोगे। तो ये मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो आंध्र प्रदेश की कौन सी डायनेस्टी है? वातापी वंश के लोग हैं। नेक्स्ट क्या है? तो पुलकेशिन II जो है वो सदर्न MP तक आ चुका था। उसने हर्षवर्धन को हराया और हरा कर एक टाइटल लिया जिसको हम बोलते हैं परमेश्वर। क्या बोलते हैं? परमेश्वर। तो परमेश्वर टाइटल किसने लिया? पुलकेशिन II ने। किसको हरा कर लिया? हर्षवर्धन को। वो कौन सी डायनेस्टी का था? वर्धन डायनेस्टी का। इन दोनों की लड़ाई का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पुलकेशिन II के एक पोएट ने लिखा है, जिसका नाम है रवि कीर्ति। क्या नाम है? रवि कीर्ति।
इसने एक इंस्क्रिप्शन में ये इंफॉर्मेशन दी है जिसका नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन। सो एहोल इंस्क्रिप्शन में किसकी जानकारी देखने को मिलेगी? पुलकेशिन II एंड हर्षवर्धन की लड़ाई की, कि यहाँ पर जो पुलकेशिन II है उसने क्या टाइटल लिया था? परमेश्वर। ये हमने किसकी बात फिनिश करी? चालुक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कि गुप्तों का पतन हुआ, अलग अलग पार्ट में टूट गए, जिसके चलते एक बना वर्धन, एक बना चालुक्य और एक बना राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट में क्या इंपॉर्टेंट है? तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है? दंती दुर्ग। अब हमें इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, हमारे लिए क्या रिलेवेंस है? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड एमपी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसे नीलकंठ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कौन सा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं? नीलकंठ इंस्क्रिप्शन। और ये नीलकंठ इंस्क्रिप्शन छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। तो यहाँ से हमें जो है इनकी जानकारी देखने को मिलती है। उसके अलावा बैतुल में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि राष्ट्रकूट जो है यहाँ भी हुआ करते थे। फिर इस डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था कृष्णा III, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको नीलकंठ इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ओवरऑल याद रखना है राष्ट्रकूटों से रिलेटेड एमपी में कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है? नीलकंठ इंस्क्रिप्शन। कहाँ पर आएगा? छिंदवाड़ा में। कौन से दो इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करी गई है? दंती दुर्ग एंड कृष्णा III की यहाँ पर बात करी गई है। राष्ट्रकूट जो है इनमें कृष्णा III हुआ करता था, इंद्र III वगैरह हुआ करते थे, जिनके कलचुरी वालों से आपको शादी देखने को मिलेगी। चलो गुप्त फिनिश। गुप्त के बाद क्या फिनिश किया? लेटर गुप्त पीरियड। अब इनका भी पतन होगा और यहाँ से एक नई डायनेस्टी उभर कर आएगी जिसको बोलेंगे राजपूत डायनेस्टी या राजपूत पीरियड के नाम से आप इसको जानोगे। किसमें? राजपूत काल का जो है वो आपको उदय होता दिखेगा। तो राजपूतों में कौन कौन आ जाएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अभी शांति से सुनना है, कनेक्ट करना है चीजों को। अब कौन सी डायनेस्टी का राइज हुआ? राजपूत पीरियड। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि गुप्त जो है वो खत्म हुए और कौन आया यहाँ पर? तो लेटर गुप्त है। लेटर गुप्त में आपने वर्धन वंश वगैरह देखा, वो लास्ट हिंदू रूलर हुआ करते थे एंशिएंट हिस्ट्री के। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो है छुटपुट एक नया ग्रुप और उभर कर आएगा जिसको क्या बोलेंगे? राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूलर कौन देखने को मिलेंगे? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडर जिसे माना जाता है वो है नागभट्ट फर्स्ट। ध्यान से सुनना, फाउंडर किसको बोलते हैं? नागभट्ट फर्स्ट को बोलते हैं। बट अगर हम देखें कि इसका रियल फाउंडर कौन था तो वो बोला जाता है नागभट्ट सेकंड को। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार जो होते थे इनकी कैपिटल कहाँ पर होती थी? कैपिटल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनकी कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी, बट एक कैपिटल और थी जो कि थी यहाँ पर उज्जैन। तो राजपूतों में हमने सबसे पहले गुर्जर डायनेस्टी उठाई है, गुर्जर प्रतिहार। फाउंडर कौन है इसका? नागभट्ट फर्स्ट। रियल फाउंडर कौन है? नागभट्ट सेकंड। कैपिटल की बात करें तो कहां पर है? कन्नौज में। और सेकंड कैपिटल कहां पर है? उज्जैन में। इसीलिए हमारे लिए एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पूरी डायनेस्टी को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमें एमपी के कंसर्न में यहाँ पर पढ़ना है कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम क्या है? मिहिर भोज। ये जो मिहिर भोज नाम का रूलर है इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो ग्वालियर में मौजूद है, उसका नाम है सागर ताल इंस्क्रिप्शन। सो मिहिर भोज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का है, उसका नाम क्या है? सागर ताल इंस्क्रिप्शन। इसमें मिहिर भोज को जो है एक टाइटल दिया गया है और इसमें इसे आदि वराह बोला गया है। क्या बोला गया है? आदि वराह। ये इंपॉर्टेंट रूलर था। इसके बाद हम देखेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर राष्ट्रकूट देखा, आप गुर्जर प्रतिहार देख रहे हो, तो उस समय हिस्ट्री में चल रहा था ट्री पार्टेड स्ट्रगल। क्या चल रहा था? ट्री पार्टेड स्ट्रगल, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है। मतलब कोई तीन पार्टीज यहाँ पर लड़ रही है। तो अगर हम बात करें इस डायनेस्टी से किसने पार्टिसिपेट किया, तो इस डायनेस्टी का रूलर था जिसका नाम था महेंद्रपाल। उस महेंद्रपाल ने किसमें पार्टिसिपेट किया था? ट्री पार्टेड स्ट्रगल में। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पीरियड में एक फेमस कवि हुआ करते थे जिनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। राजशेखर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये नॉट ओनली गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, दो डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी, एक गुर्जर प्रतिहार और एक कहाँ देखने को मिलेगी? कलचुरी। सो गुर्जर प्रतिहार और कलचुरी दोनों के कोर्ट में हुआ करते थे, किसी एक के कोर्ट में नहीं थे। तो इनके टाइम पीरियड का फेमस कवि कौन है? राजशेखर।
राजशेखर जो है उन्होंने कुछ फेमस यहाँ पर कंपोजिशन किए हैं, पढ़ो फटाफट, जैसे कि काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत। ये किसके द्वारा लिखे गए कंपोजिशन है? राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? गुर्जर प्रतिहार और कलचुरी के दरबार में रहते थे। अब ये यहाँ पर सबके दरबारों में रहते हैं तो किसी ना किसी का किसी से कंपैरिजन करेंगे, तो उसी के चलते आपको देखने को मिलेगा कि कलचुरी डायनेस्टी में, कौन सी डायनेस्टी में? कलचुरी डायनेस्टी। हम क्या पढ़ रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार, पर मैंने क्या बोला? कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी का एक फेमस राजा रहेगा जिसको हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण, या इसी को लक्ष्मी कर्ण भी बोला जाता है। तो ये जो कर्ण या लक्ष्मी कर्ण, और इसी को बोलते थे युवराज फर्स्ट। इसने क्या किया था? तो ये मालवा पर बार बार अटैक कर रहा था और इसी वजह से इन्होंने इसको टाइटल दिया था उज्जैनी भुजंग, मतलब उज्जैन को डिस्ट्रॉय कर देने वाला या उसको जीत लेने वाला। तो ये टाइटल किसके लिए दिया गया है? कर्ण या लक्ष्मी कर्ण, जो कौन सी डायनेस्टी का है? कलचुरी डायनेस्टी का। उसने उज्जैन को जीता तो उसे राजशेखर ने क्या टाइटल दिया? उज्जैनी भुजंग। और राजशेखर के ये मेन कंपोजिशन है जो आपको याद रखने हैं। तो ये हमने कौन सी डायनेस्टी पढ़ी? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है, इनके कुछ फ्यूडल्स रहेंगे, इनके सामंत रहेंगे जो अलग अलग पार्ट में आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बनकर आएंगे चंदेल। चंदेल एमपी में आपको किस एरिया में देखने को मिलेंगे? बोलो, बुंदेलखंड वाले एरिया में। नेक्स्ट आपने परमार रूलर्स का नाम सुना है, ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको देखने को मिलेंगे मालवा में। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर कलचुरी, तो ये जो है आपको जबलपुर वाले या महाकौशल वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। चलो फटाफट रिवाइज करो, क्या पढ़ा हमने इसके पहले? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, नाम बोलो, मिहिर भोज। उस मिहिर भोज को क्या बोला गया है? आदि वरा। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन एमपी में सागर ताल इंस्क्रिप्शन, कहां पर है? ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट हमने देखा उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा था? तो उसका नाम था महेंद्र पाल। इसने किसमें पार्टिसिपेट किया था? ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। रियल फाउंडर कौन है? नागभट्ट सेकंड। प्रतिहारों की कैपिटल बोलो, कन्नौज और उज्जैन। ठीक है, ये हुआ। अब इनके फ्यूडल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे पहले कहां पर मिलेंगे? चंदेल। चंदेल कहां देखने को मिलेंगे? बुंदेलखंड। परमार कहां देखने को मिलेंगे? मालवा। एंड नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? कलचुरी। कहां देखने को मिलेंगे आपको? महाकौशल। नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? चंदेल डायनेस्टी। चंदेलों से रिलेटेड बच्चा एक ही फेमस चीज जानता है, दैट इज खजुराहो टेम्पल। सो चंदेलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समझ में आया कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। सो चंदेलों की अगर हम बात करें तो चंदेल डायनेस्टी आपको कौन से एरिया में देखने को मिलेगी? बुंदेलखंड वाले एरिया में। अब चंदेलों में एक फेमस राजा हुआ करता था जिसका नाम था जय शक्ति। क्या नाम था? जय शक्ति। और इसी के नाम पर जेजाक भुक्ति नाम पड़ा और चंदेल डायनेस्टी को जेजाक भुक्ति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, कुछ अलग नहीं है। चंदेल डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या है? जेजाक भुक्ति डायनेस्टी, जो किसके नाम पर पड़ा था? जय शक्ति के नाम पर पड़ा। अब चंदेल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो फाउंडर का नाम था नन्नू और उसी को बोला जाता है चंद्र वर्मा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकी कैपिटल। कैपिटल आपको सबकी याद करनी है। गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल क्या थी? कन्नौज। और दूसरी उज्जैन। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहे हैं चंदेल। चंदेलों की कैपिटल कहाँ पर है? खजुराहो। बट खजुराहो के बाद आने वाले समय में ये कैपिटल कहाँ पहुंच जाएगी? कालिंजर में। समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है भाई। चंदेलों से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है? तो चंदेलों ने एमपी में बनवाए हैं खजुराहो के टेम्पल्स। क्या बनवाए हैं? खजुराहो टेम्पल्स। कहाँ आता है खजुराहो? छतरपुर में आता है। और ये मंदिर किनके द्वारा बनवाए गए? चंदेलों के द्वारा बनवाए गए। अब ये देखो, खजुराहो टेम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े भव्य मंदिर हैं ये, छतरपुर में आपको देखने को मिलेंगे जो चंदेलों ने बनवाए। बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, ये किसी पर्टिकुलर एक देवी देवता का मंदिर नहीं है। तो खजुराहो के टेम्पल से जो क्वेश्चन आते हैं उसको पहले ध्यान से सुनो कि अगर हम बात करें खजुराहो के टेम्पल की तो उसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो ये ग्रुप देखने को मिलेगा इसे बोलेंगे हम ईस्टर्न ग्रुप। तो ईस्टर्न ग्रुप में जो है उसमें आने वाले टेम्पल्स का नाम क्या है? पारसनाथ, आदिनाथ, जवारी, घटाई और शांतिनाथ। फिर उसके बाद है सदर्न ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? सदर्न ग्रुप। सदर्न ग्रुप में आने वाले टेम्पल्स के नाम पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से? दूलादेव, चतुर्भुज और वैद्यनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि खजुराहो के टेम्पल्स में सबसे ज्यादा टेम्पल्स आपको कौन से ग्रुप में देखने को मिलेंगे? वेस्टर्न ग्रुप में। तो मैक्सिमम टेम्पल्स जो हैं वो आपको कौन से ग्रुप में देखने को मिलेंगे? वेस्टर्न ग्रुप में। तो इसमें आप बस ये करना, एक बार साउथ के और ईस्ट के मंदिर देख लेना और जितने सब बचे उन्हें कहाँ डाल देना अपने को? वेस्टर्न में। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? यहाँ पर चंदेलों ने। अब देखेंगे किसने कौन सा मंदिर। तो खजुराहो के ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, इनमें पहले टेम्पल का नाम क्या है? मतंगेश्वर टेम्पल। इस मतंगेश्वर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था हर्षवर्मन ने, नॉट हर्षवर्धन। क्या बोला मैंने? हर्षवर्मन। ऑफ विच डायनेस्टी? चंदेल डायनेस्टी। तो मतंगेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? हर्षवर्मन ने बनवाया। याद करना है, रट लेना है। नेक्स्ट रूलर का नाम क्या है? यशोधर्मन। यशोधर्मन ने भी कुछ यहाँ पर मंदिर बनवाए हैं, जिसके चलते देखने को मिलेगा चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया है? यशोधर्मन ने बनवाया। कौन कौन से मंदिर? चतुर्भुज और लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया? यशोधर्मन ने बनवाया। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इस डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर रहेगा जिसका नाम रहेगा राजा धंग। क्या नाम रहेगा? राजा धंग। अब मुझे कैपिटल बताओ कौन कौन सी चंदेलों की? और कालिंजर। इनिशियल कैपिटल क्या है? खजुराहो। राजा धंग के समय में ये कैपिटल हो चुकी थी कालिंजर। क्या कैपिटल हो चुकी थी? कालिंजर। राजा धंग ने जो मंदिर बनवाए हैं उसमें है पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। मतलब जिन मंदिरों में नाथ लिखा हुआ है वो एक राजा ने बनवाए हैं, उसका नाम क्या है? राजा धंग। राजा धंग का बेटा होगा गंडदेव। अब इस गंडदेव की हम बात करें तो इसने बनवाया था चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट राजा जिसका नाम रहेगा विद्याधर। और विद्याधर ने जो मंदिर बनवाए हैं उसका नाम है कांदरिया महादेव, मोस्ट फेमस मंदिर। एंड खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई सा है तो वो कौन सा है? कांदरिया महादेव, जिसे किसने बनवाया है? राजा विद्याधर ने बनवाया है। ये आपको याद रखना है। यशोधर्मन ने कौन से मंदिर बनवाए? लक्ष्मण और चतुर्भुज। लक्ष्मण चतुर्भुज किसने बनवाया? यशोधर्मन ने बनवाया। मतंगेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? हर्षवर्मन ने बनवाया। फिर हमने देखा राजा धंग ने 2 मंदिर बनवाए, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ। बहुत बढ़िया। देन गंडदेव ने क्या बनवाया? चित्रगुप्त और जगदम्बा। एंड लास्ट कांदरिया महादेव किसने बनवाया? विद्याधर। विद्या थी उसके पास तभी इतना बड़ा मंदिर बनवा पाया वो। ये याद रखना है, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। अब चंदेलों में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें एक राजा आएगा जिसका नाम क्या है? कीर्तिवर्मन। इस कीर्तिवर्मन नाम के राजा ने कीर्ति सागर लेक बनवाया था, या उसी को महोबा लेक भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस डायनेस्टी का एक रूलर आएगा जिसका नाम क्या है? परमार्दी देव। देखो कोई वंश आया है तो उसको खत्म भी करना पड़ेगा, तो खत्म कैसे होगा? तो इसका एक रूलर था, उसका नाम क्या था? परमार्दी देव। और इस परमार्दी देव को 1182 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हराया गया था। किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। तो चंदेलों को फिनिश किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजपूत पीरियड पढ़ रहे हैं। और चौहान भी कौन होते हैं? राजपूत ही होते हैं। आपसी दुश्मनी देखने को मिलेगी। तो परमार्दी देव को 1182 में किसने हराया? तो उसे हराया पृथ्वीराज चौहान ने। और उसके बाद जो है चंदेलों का पतन यहाँ पर शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक समय में चंदेल डायनेस्टी पर अटैक किया था। किसने अटैक किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया। कहां पर अटैक किया? कालिंजर पर। कालिंजर का जो किला हुआ करता था उस पर अटैक किया था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चंदेलों का कामकाज यहाँ एक तरीके से खत्म ही हो गया था। इसमें आखिरी रानी बची थी जिसका नाम क्या था? रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती जो है इनके टाइम पीरियड में किसने अटैक किया था? अब आप बताओ। अकबर। बहुत बढ़िया। किसको भेजा था यहाँ पर इन्होंने? आदम खां को वहां भेजा था मांडू में। यहाँ आसफ खान को भेजा था। किसको भेजा था? आसफ खान को। तो आपको देखने को मिलेगा कि अकबरों का सेनापति था जिसका नाम था अकबरों का आसफ खान। और उसको कहाँ भेजा था? यहाँ पर रानी दुर्गावती जो चंदेल डायनेस्टी की हुआ करती थी उनके पास भेजा। और 1564 में एक बैटल हुआ जिसका नाम क्या है? बैटल ऑफ गोंडवाना। और जब उनको लगा कि यहाँ पर स्थिति खराब हो रही है तो उन्होंने खुद को कटार मारकर खुद की हत्या कर ली थी। तो ये हमने किसको फिनिश किया? अभी चंदेलों को। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब चंदेलों के बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर डायनेस्टी जिसका नाम क्या है? कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी की बात करें तो मेनली मैंने आपको कौन सा एरिया बोला थोड़ी देर पहले? महाकौशल जबलपुर वाला एरिया। बहुत बढ़िया।
कलचुरी जो है वो किसी एक पार्ट में नहीं, वो 3 ब्रांचेज में हुआ करते थे। सो कलचुरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली ब्रांच जो थी उसका नाम था त्रिपुरी। इनकी कैपिटल भी क्या हुआ करती थी? त्रिपुरी। अभी हम यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? कलचुरी। थोड़ी देर पहले हमने गुर्जर प्रतिहार फिनिश करी, फिर किसको लाए? चंदेल। चंदेल खत्म हुई, अब किसकी बात कर रहे हैं? कलचुरी। कलचुरी 3 ब्रांचेज में थे। पहली कौन सी है? त्रिपुरी। दूसरी कौन सी है? महिष्मती। तीसरी कौन सी है? रतनपुर। तो मेन तो ये दोनों ही हैं। तो त्रिपुरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी ब्रांच का जो फाउंडर था उसका नाम क्या था? कोकल फर्स्ट। क्या नाम था? कोकल फर्स्ट। कोकल फर्स्ट जो है इसका फाउंडर हुआ करता था। इनके अंडर में आने वाले एरियाज ये हुआ करते थे। क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि त्रिपुरी ब्रांच वालों ने कुछ मंदिर बनवाए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अमरकंटक टेम्पल्स। ये याद रखना है। उसके अलावा चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। रूलर का नाम पढ़ो ध्यान से, गांगेय देव। क्या नाम है? गांगेय देव। कौन सी डायनेस्टी का है? त्रिपुरी डायनेस्टी का है। तो त्रिपुरी डायनेस्टी में कौन सा रूलर हुआ करता था? गांगेय देव। इसे हराया गया था बाय राजा भोज। किसने हराया था? राजा भोज। राजा भोज कहाँ के रूलर थे? धार, परमार के। परमार डायनेस्टी में धार के रूलर हुआ करते थे। तो राजा भोज ने 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स को हराया था, जिसमें त्रिपुरियों का एक राजा था जिसका नाम क्या था? गांगेय देव। और तेलंगाना में एक राजा था जिसका नाम था तेलप। क्या नाम था? तेलप। तो 2 राजा को हराया। पहला कौन सा हो गया? गांगेय देव। कौन सी डायनेस्टी? त्रिपुरी डायनेस्टी या कलचुरी बोलो। उसके अलावा तेलंगाना में किसको हराया राजा भोज ने? तेलप को। और इसी से कहावत बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। समझ में आया? किसको हराया? गांगेय देव को। और वहां तेलंगाना में किसको हराया? तेलप को। तो किसने हराया था? राजा भोज ने। अब नहीं भूलेंगे हम, ठीक है भाई। अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि त्रिपुरियों में एक राजा था जिसका नाम क्या था? कर्ण। इसी का दूसरा नाम क्या था? लक्ष्मी कर्ण। इसी को क्या बोलते थे? युवराज फर्स्ट। और इसको टाइटल दिया था किसने? राजशेखर ने। क्या टाइटल दिया था? उज्जैनी भुजंग। बहुत बढ़िया। उसके अलावा इसी कर्ण ने किसको जीता था? कलिंग को। और खुद ने टाइटल लिया था त्रिकसिंगापति। तो ये हमने कौन सी डायनेस्टी फिनिश करी? त्रिपुरी की, कलचुरी की त्रिपुरी ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच का नाम क्या है? महिष्मती ब्रांच। महिष्मती ब्रांच का जो फाउंडर है वो हुआ करता था कृष्णराज। ये किस एरिया में? तो महिष्मती महेश्वर कहाँ आएगा? खंडवा खरगोन वाला एरिया। तो खरगोन और बड़वानी वाले एरिया में ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ भी खास नहीं है। शंकर देव नाम का एक रूलर था जिसके सिक्के एमपी में मिले हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। और कलचुरी सम्मत की, कलचुरी एरा की जिसने शुरुआत करी थी उसका नाम क्या था? शंकर देव। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ब्रांच कौन सी इनकी? रतनपुर। ये कहने को उस समय में एमपी में थी, बट अभी एट प्रेजेंट आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। इनकी कैपिटल थी तुमान। कहाँ पर आता है? कोरबा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हमने किसको फिनिश किया? कलचुरी। राष्ट्रकूट में हमने गुर्जर प्रतिहार देखा, सॉरी, गुर्जर प्रतिहार के बाद किसको देखा? चंदेल। चंदेल के बाद कलचुरी। एंड लास्ट सामंत उनके कौन बचे? परमार डायनेस्टी। इसको आप आधे से ज्यादा ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तब जल्दी जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। परमार डायनेस्टी मतलब कौन सा एरिया? मालवा। ठीक है। इनकी कैपिटल बताओ अगर याद हो तो। कौन कौन सी कैपिटल थी? ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर परमार डायनेस्टी की। तो परमार डायनेस्टी में फाउंडर में कौन आएगा? कृष्णराज और उपेंद्र। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली। और सबसे पहले ऑप्शन में आपको देते हैं राजा भोज और हम उसी पे टिक करके आते हैं। ठीक है। तो फाउंडर कौन है इसका? कृष्णराज। और उसी को क्या बोलते हैं? उपेंद्र भी बोला जाता है। कैपिटल की बात करें परमारों की तो इनकी इनिशियल कैपिटल क्या हुआ करती थी? उज्जैन। बट जब राजा भोज आए उस समय में कैपिटल क्या हो गई इनकी? धार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है श्रीहर्ष, या उसी को बोला जाता है सियक द्वितीय, सियक सेकंड। इसने क्या खास किया है? तो ये जो है इसे ही रियल फाउंडर बोला जाता है। कौन सी डायनेस्टी का? परमार डायनेस्टी का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर सिर्फ फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी बोला तो क्या लगाएंगे? कृष्णराज या उपेंद्र, उसी का नाम है। और अगर पूछा रियल फाउंडर किसको कंसिडर करते हैं तो कौन आएगा? श्रीहर्ष। और उसी का नाम क्या है? सियक द्वितीय, सियक सेकंड। इसने क्या खास किया था? तो कुछ भी नहीं, राष्ट्रकूटों में एक राजा था खोतिक और उससे इसने परमारों को फ्री कराया था, जिसलिए जानते हैं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर वाकपति मुंज। मुंज नाम से पहले कुछ सुना है क्या? क्या? मुंज तालाब। वेरी गुड। कहाँ पर पढ़ा था अपन ने इसको? मांडू में पढ़ा था। ठीक है। मुंज लेक।
सो हम यहाँ पर नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वाकपति मुंज को। सो वाकपति मुंज जो है इसने क्या बनवाया था, मुंज लेक कहाँ बनवाया था, मांडू में बनवाया था। नेक्स्ट इसके टाइम पीरियड को परमार डायनेस्टी का गोल्डन एरा बोला जाता है, ये याद रखना। गोल्डन एरा किसके टाइम पीरियड को बोलते हैं, वाकपति मुंज के टाइम को। इसने क्या करा था, तो इसने कुछ लोगों को हराया था, कलचुरी, चालुक्य और हुणों को हराया, इतने लोगों को हराया, इसीलिए वो फेमस है और उसका नाम क्या है, वाकपति मुंज, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, सिंधु राज। सिंधु राज के बारे में ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि सिंधु राज की जो विक्ट्री है वो यहाँ पर एक बुक में दी गई है, उसका नाम है नव सहसांक चरित्र। क्या नाम है, नव सहसांक चरित्र, जिसे लिखा गया है बाय पद्मगुप्त और परिमल। और कुछ नहीं है इसमें, इसकी विक्ट्रीज के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि इसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या जीता है। तो राजा सिंधुराज से रिलेटेड जो उसकी विक्ट्री है वो कौन सी बुक में दी गई है, नव सहसांक चरित्र, जिसे लिखा किसने है, परिमल, या उसी को पद्मगुप्त भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि इनके टाइम पीरियड में कौन कौन मुख्य दरबारी हुआ करते थे, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली इनकी लिटरेचर से। सो पद्मगुप्त परिमल ने क्या लिखा है, नव सहसांक चरित्र। क्या दिया है इसमें, विक्ट्री ऑफ सिंधुराज दे रखा है। नेक्स्ट इसके समय में कौन होता था, धनंजय। धनंजय ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, 10 रूपक। नेक्स्ट धनिक, इसने क्या लिखा है, तो यशो रूपवलोक लिखा है। नेक्स्ट कौन है, मेरुतुंग। मेरुतुंग ने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रबंध चिंतामणि। और ये सब के सब जो है वो किसके कोर्ट में हुआ करते थे, किसके, सिंधुराज, किसके कोर्ट में हुआ करते थे, सॉरी ऊपर क्या लिखा है, वाकपति मुंज। तो आपको ये याद रखना है, वाकपति मुंज के दरबार में कौन कौन हुआ करता था और इनकी कौन कौन से कंपोजिशन है, इसको रट लेना। लास्ट कौन बचा इस डायनेस्टी का, राजा भोज। राजा भोज की अगर हम बात करें तो राजा भोज को कुछ टाइटल दिए गए हैं जिसमें उन्हें बुलाया जाता है कविराज। क्या बुलाते हैं, कविराज। उसके अलावा उनको नव विक्रमादित्य भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नव विक्रमादित्य। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो हुआ करती थी उज्जैन में। कहाँ पर थी, उज्जैन में। कैपिटल किसको बनाया था इन्होंने, धार को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखें इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो इनकी डेथ की बात करें तो कलचुरी कर्ण ने यहाँ पर अटैक किया था। अब ये किस कर्ण की बात कर रही हूं मैं, वही लक्ष्मी कर्ण। कहाँ अटैक करने जाता था वो बार बार, उज्जैन में। और उज्जैन में उसने किसको मारा था, राजा भोज को। और इसी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी डेथ किसके द्वारा हुई थी, कर्ण के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो इन्होंने भी किसी ना किसी को हराया होगा। तो 2 रूलर आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़े, बताओ किसको, गंगेदेव ऑफ त्रिपुरी या फिर कलचुरी, और तेलंगाना के तेलप को हराया, ये तो हमने पढ़ लिया। अदर देन दिस इन्होंने इंद्रनाथ को हराया था जो कि उड़ीसा का रूलर हुआ करता था, ये हो गया है। देन उसके अलावा शिलाहार काशीदेव जो कि कोंकण का रूलर हुआ करता था। कई सारी चीजों पे इन्हें विक्ट्री मिली है। कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए हैं जिसके चलते त्रिभुवन मंदिर कहाँ पर आता है, चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था, राजा भोज ने बनवाया था। भोजपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया है, राजा भोज ने बनवाया है। उसके अलावा इन्होंने भोजपुर में एक डैम बनवाया है जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपियन डैम। सबसे बड़ा डैम हुआ करता था ये। तो इसे बनवाया किसने था, राजा भोज ने। कहाँ बनवाया था, भोजपुर में। और इस डैम को आने वाले समय में डिस्ट्रक्ट करेगा होशंग शाह गोरी। कौन डिस्ट्रक्ट करेगा, होशंग शाह गोरी। तो डिस्ट्रक्ट किसने किया, होशंग शाह गोरी। साइक्लोपियन डैम का निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने। उसके अलावा इनके टाइम के भी आपको कुछ दरबारी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे धनपाल ने लिखी है यहाँ पर तिलक मंजरी। उसके अलावा अगर हम बात करें भास्कर दत्त भी इनके दरबार में होता था। फिर दामोदर मिश्रा ने लिखा है हनुमान नाटक। तो ये सब किसके दरबार में थे, राजा भोज के दरबार में थे। नेक्स्ट इनके कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको याद रखना है भोज प्रबंधनम, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा एंड सम्रांगण सूत्रधार। ये सब किसके द्वारा लिखे गए, राजा भोज। इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक था और इसी वजह से इनको क्या टाइटल मिला है, कविराज। नेक्स्ट इसके बाद आपको परमार डायनेस्टी के बाद लास्ट डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है, कछवाड़ डायनेस्टी। और उसी को कहीं कहीं आप क्या पढ़ते हो, कच्छपात डायनेस्टी। लास्ट लेक्चर्स को किसी ने ध्यान से देखा था जिसमें चंबल डिवीजन पढ़ाया था, उसमें कई सारे टेम्पल्स के नाम लिए हैं मैंने और उसमें किसका नाम आया था, कछवा और कच्छपात रूलर्स का नाम आया। फाउंडर की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें फाउंडर में कौन देखने को मिलेगा आपको, लक्ष्मण या फिर वज्र दामन आपको देखने को मिलेगा।
फिर एरिया की अगर हम बात करें तो मेनली आपको ये ग्वालियर, मुरैना, भिंड वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे। कई सारी चीजों का इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया। अच्छा बताओ, कछवाड़ डायनेस्टी का एक रूलर था जिसने ग्वालियर के किले में एक मंदिर बनवाया था, याद है किसी को? महिपाल नाम का रूलर था। क्या नाम था? सहस्त्रबाहु टेम्पल। के यही पढ़ता है सिर्फ एक, बाकी सब लजवा रहे हो, ठीक है। क्या नाम है? सहस्त्रबाहु टेम्पल, जो कछवाड़ रूलरों के एक राजा ने बनवाया था, जिसका नाम क्या था? महिपाल। मैंने कहानी भी बताई थी कि विष्णु जी का मंदिर बनवाया तो क्या बोला? सहस्त्रबाहु टेम्पल। और उस महिपाल ने अपनी पत्नी के लिए और अपनी माँ के लिए मंदिर बनवाया तो क्या बोला? सास बहू टेम्पल। ठीक है भाई। उसके अलावा कछवाओं ने यहाँ पर जो है, कछवाड़ रूलर्स ने कुछ और चीजें बनवाई है, जैसे कि क्या है? 64 योगिनी। कहाँ आता है? मितावली। मितावली कहाँ आता है? मुरैना। कहाँ आता है? मितावली मुरैना में आता है, जिसका डिजाइन कहाँ लिया गया है? हमारे पार्लियामेंट में लिया गया है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? कनक मठ सिहोनिया। कनक मठ सिहोनिया जो है वो भी कछवाड़ रूलर्स के द्वारा ही बनवाया गया था। अब कछवाओं से रिलेटेड एक फेमस सॉन्ग है यहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं? ढोला मारू सॉन्ग। ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में आपने सुना होगा, मेनली ये राजस्थान का गाना है। क्या नाम है इसका? ढोला मारू सॉन्ग। सो दो नाम आपको इसमें दिख रहे हैं, एक ढोला और एक मारू। तो क्या समझ में आ रहा है? ढोला मतलब कुछ ना कुछ ढोलक से कनेक्शन है, मारू मतलब मारू एक राग होता है, गाने का तरीका होता है। जैसे मल्हार राग होता है वैसे ही मारू राग भी होता है। तो ढोला मारू सॉन्ग की अगर हम बात करें तो मेनली ये राजस्थान का फोक सॉन्ग है, बट आपको अपने यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या रीजन है? तो हमने देखा कि नरवर में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? राजा नल। और उस राजा नल का एक बेटा हुआ करता था, और उस बेटे की शादी राजस्थान में हुई थी। एक राजा थे जिनका नाम था राजा पिंगल, उनकी बेटी से हुई थी। तो हमने देखा हमारे शिवपुरी के नरवर के राजा का नाम क्या है? राजा नल। उस राजा नल का एक बेटा है जिसकी शादी राजस्थान के बीकानेर के राजा पिंगल की बेटी से हुई, और इन दोनों की शादी जो है वो 3 साल की उम्र में ही हो गई थी, बाल विवाह हुआ था। अब 3 साल का बच्चा है, ज्यादा याद नहीं रहता है। तो इन दोनों की शादी जो है वो 3 साल में हो गई थी, और शादी के बाद क्या होता था? गोना होता था। तो वेट कर रहे थे कि गोना होगा, बट ट्रेजेडी ये हो गई कि जो राजा है जिसकी शादी यहाँ पर हुई है उसका नाम था सुलहा कुमार। तो वो जो राजकुमार था वो बड़े होकर भूल गया कि मेरा बचपन में किसी से विवाह हुआ था, बट जो राजा पिंगल है उसकी बेटी जो है वो बड़े होकर बहुत सुंदर निकलती है, और उसे याद रहता है कि मेरी शादी मध्य प्रदेश में नरवर में राजा नल के बेटे सुलहा कुमार से हुई है। तो उसी पे ये गाना जो है वो लिखा गया है कि जब रानी बड़ी हो जाती है तो वो इंतजार करती है कि एक दिन मुझे राजा नल के यहाँ से कोई ना कोई लेने आएगा। अब यहाँ पर जो राजा पिंगल रहते हैं वो भी बार बार संदेश पहुंचाते हैं। अब होता यह है वो जो सुलहा कुमार है वो उस रानी को भूल गया शादी करके, अब उसका गोना हो ही नहीं पा रहा है। जब भी कोई मैसेज देने आता है तो मैसेज पहुंचते ही नहीं है। अब वो जो राजा रहता है सुलहा कुमार, उसकी हो जाती है किसी और से शादी। अब उसकी शादी किसी और से हो गई तो उसकी दूसरी बीवी आ चुकी है, ठीक है भाई। अभी उसकी दूसरी बीवी आ गई है, अब क्या किया जाए? और दूसरी बीवी को पता है कि इसकी शादी बचपन में किसी से हो चुकी थी और वो राजा पिंगल की बेटी है। तो वो पूरी कोशिश करती है कि कोई भी अगर खबर देने आए तो वो राजा तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो राजा पिंगल है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी का गोना जो है यहाँ पर कोई कराने ही नहीं आ रहा है, नहीं कोई मैसेज यहाँ पर पहुँच पा रहा है। वो दिन पे दिन बहुत दुखी होती जाती है कि कोई तो मुझे लेने आए, यहाँ से विदाई करवाने लेके जाए। तो फिर एक दिन जो है राजा यहाँ पर एक तरकीब सोचते हैं कि मैं जब भी किसी को गुप्तचर बना के भेजता हूँ तो वो जो उसकी दूसरी बीवी है वो उसको रास्ते में मरवा देती है, तो खबर तो पहुँचती नहीं है। तो क्या किया जाए? तो एक ढोली को बुलाया जाता है, और उस ढोली से ही क्या बना यहाँ पर? ढोला। उस ढोली को बुलाते हैं और वो ढोली को समझाया जाता है कि तुमको जो है अपना वेश बदलकर यहाँ पर राजा के सामने जाना है और उन्हें जाकर मैसेज देना है कि वो रानी जो है वो बड़ी हो गई, अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाने के पहले उस रानी ने इस ढोली को बुलाया और उसको कई सारे दोहे सिखाए, और वो जो दोहे जिस राग में सिखाए उसको क्या बोलते हैं? मारू राग, या उसी को मल्हार राग भी बोला जाता है। तो उस रानी ने यहाँ पर इन्हें मारू राग में कई सारे दोहे सिखाए और बोला कि जाना उस राजा के सामने, और ये जो मेरा मैसेज है ये उसको कन्वे करना ताकि उसे पता चले कोई यहाँ इंतजार कर रहा है। यही होता है। ढोली ने भी वचन दे दिया, एक्साइटेड हो गया कि चाहे जो हो जाए मर जाऊं, मैसेज तो देके आऊंगा, ठीक है भाई। तब ढोली पहुंचता है वहां पर और रानी के सामने दोहे गा, राजा के सामने
दोहे गा गा के मैसेज देता है कि वो जो रानी है उसकी प्रशंसा करता है। प्रशंसा कुछ ऐसी करता है कि आपको हंसी आ जाएगी। बोले हाथी सी चाल है और हीरे से दांत है उसके, बोले बहुत ही सुंदर दिखती है, आपने कहीं देखी नहीं होगी, और वो आपके वियोग में रो रही है, मर रही है, तो आप कुछ भी करके उसको बिहा के ले जाओ। उस राजा को सब याद आ जाता है जिसका नाम क्या है, सुलह कुमार। उसको जैसे ही याद आता है वो तुरंत बोलता है कि मुझे पिंगल राजा के यहाँ जाना है बीकानेर में, और मेरी रानी को वहाँ से बिहा कर लेकर आना है। बट वो जाने की कोशिश करता है तो उसकी जो बीवी रहती है वो बार बार उसको जाने ही नहीं देती है। बट एक दिन कैसे ना कैसे करके वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, खुश हो जाते हैं, बिल्कुल हग वग करेंगे, बोले चलो फटाफट हो गया। अब ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, राजस्थान से। इनको आना कहाँ पर है, नरवर में आना है, मध्य प्रदेश में। अब इनको यहाँ पर जब आना होता है तो इन्हें रास्ते में पता चलता है कि कोई दो लोग हैं जो इन्हें रोक रहे हैं, कोई घुड़सवार रहते हैं, वो इन्हें रोकते हैं और वो लोग कुछ षड्यंत्र बना के आते हैं कि इन लोगों को जो है मारना है और इनका मिलन नहीं होने देना है। तो वो जो दो लोग यहाँ पर आते हैं, वो ढोली भी साथ में ही रहता है इनकी पूरी स्टोरी में। ढोली को सब चीज़ें पता रहती है, ठीक है, हो सकता रानी का खास होगा, ठीक है भाई। तो ये जब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में इनको दो लोग रोक लेते हैं, और ये जो सुलह कुमार रहता है इसकी मनवार करते हैं। मनवार समझते हो, नखराली नानी जाते हो राजस्थान में, खाना खाते किसी को बार बार मतलब अच्छे से प्यार से खिलाने की कोशिश करते, दैट इज़ मनवार। तो ये लोग उसको रास्ते में रोक लेते हैं, और वो जो सुलह कुमार रहता है उसको अफीम खिलाने की कोशिश की जाती है कि बेहोश हो जाए तो रानी के साथ कोई गलत एक्टिविटी करेंगे और राजा को मार देंगे। बट ढोली कैसे ना कैसे फिर से कुछ गा गुआ के रानी को संदेश दे देता है। रानी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो ऊँट पे यहाँ पर बैठी रहती है। वो तुरंत अपने ऊँट को एक लात मारती है और वो आगे दौड़ने लगता है। वो जैसे ही वो जाती है तो यहाँ पर सुलह कुमार चिंतित हो जाता है कि फिर से गई क्या, तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है तो फिर वो उसको संदेश देती है कि अपने लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करा गया है, तो आप यहाँ से तुरंत चलो। तो वो दोनों फिर वहाँ से निकलते और कहाँ पर आते, नरवर में आते हो, फिर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते। और इसी पे बेस्ड कौन सा सॉन्ग बना है, ढोला मारू सॉन्ग। समझ में आई बात। और ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, कछवा डायनेस्टी। तो यहाँ पर जो है आपकी एमपी की एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है।